हेलो बच्चों। तो बच्चों चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आरबीएससी लेके चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं चैप्टर 4 के। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपके बुक का क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। क्वेश्चन क्या है? किसी गोलीय चालक की धारिता का मान, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, यानी C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है C इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। एंड सी ऑप्शन दे रखा है C इज प्रोपोर्शनल टू R रेज़ टू पावर -2। एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है C इज प्रोपोर्शनल टू R इनवर्स यानी R की पावर -1। ठीक है। तो किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। तो आप जानते हो कि धारिता क्या होती है? C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल R। ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट होता है, यानी C इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि 4πε0 तो क्या है? कांस्टेंट है। यानी ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य, दिए गए, अभी डायग्राम बनाएंगे, दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता का मान होगा। तुल्य धारिता का मान होगा। ठीक है। तो आपको एक सर्किट दिया हुआ है, चित्र आपको दिया हुआ है। इस तरह दो कैपेसिटर आपको दे रखे हैं श्रेणी क्रम में, और नीचे वाली सीरीज में भी आपको दो कैपेसिटर दिए हुए हैं। ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। तो ये चार कैपेसिटर का संयोजन हमारे पास है, और ये आपको दिया हुआ है बच्चों 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड। ठीक है। कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है? फैरड। और नीचे दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड, और ये भी 4 माइक्रोफैरड। तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के मध्य क्या निकालो? तुल्य धारिता निकालो। तो बिल्कुल जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको वही पॉइंट पे ध्यान देना है जिनके मध्य पूछ रहा है। तो कह रहा है ए व बी के मध्य निकालो, नहीं ए और बी के मध्य ये संयोजन हमारे पास है। अब बच्चों आप देख रहे हो ये जो ऊपर वाले हैं 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ये संयोजन कैसा होगा? ये श्रेणी क्रम हो गया। ये क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। और ये नीचे वाले दोनों भी कैसे होंगे? ये भी श्रेणी क्रम हो गया। यानी अगर इसका अपन तुल्य परिपथ बनाए, इसको मैं इस तरह शो करूं कि दोनों को मिला के मैं एक ही बनाऊं, तो 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनकी तुल्य धारिता? मैंने आपको बता रखा है
CS बराबर क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो के लिए फॉर्मूला ध्यान रखें श्रेणी क्रम में, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखो इन दोनों का श्रेणी क्रम यानी क्या बनेगा, यानी 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। क्लियर, गुणा कर दो, जोड़ के भाग दे दो, यानी 18/9 यानी क्या आएगा 2 माइक्रोफैरड। ऊपर वाला 2 माइक्रोफैरड। इन दोनों का श्रेणी क्रम क्या बनेगा, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 यानी 4 चौक 16, 4 4 8 यानी कितना आ गया, ये भी 2 माइक्रोफैरड। 8 दूनी 16 यानी इन दोनों को मिला के हम 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र ले सकते हैं और नीचे वाले दोनों को मिला के भी 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक कैपेसिटर इन दोनों को मिला के जो तुल्य बना वो बना 2 माइक्रोफैरड का, और दूसरा नीचे वाले सीरीज मिला के ये भी कितना बन गया, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास है ए पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास है बी पॉइंट। क्लियर है, तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये 2 माइक्रोफैरड इन दोनों को मिला के हो गया, इन नीचे वाले दोनों को मिला के 2 माइक्रोफैरड। तो ये अब दोनों अब कैसे हो जाएंगे, देखो ये भी ए और बी के मध्य जुड़ रहा है और नीचे वाला भी ए और बी के मध्य जुड़ रहा है, यानी अब ये कैसा क्रम होगा, समांतर क्रम होगा। ठीक है, और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर Cp बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 यानी Cp इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। ऑप्शन दे रखे थे, ए ऑप्शन 2 माइक्रोफैरड, बी ऑप्शन 4 माइक्रोफैरड, सी ऑप्शन 25 माइक्रोफैरड और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था 3 माइक्रोफैरड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 4 माइक्रोफैरड। क्लियर है, तो ये था ऑब्जेक्टिव का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए। एक आवेशित संधारित्र है, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को, संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए। तब कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक तार से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, क्या ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, विभव अनंत हो जाएगा। विभव अनंत हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी आवेश अनंत हो जाएगा। आवेश अनंत हो जाएगा। ऑप्शन सी आवेश पूर्व मान का दुगना हो जाएगा। आवेश पूर्व मान का दुगना हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या हुआ है, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। बताओ, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को, संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, दोनों चालक प्लेटें होती हैं, उनको एक तार से जोड़ दिया जाए। एक तार से जोड़ दिया जाए तब क्या विभव अनंत होगा। दोनों प्लेटों को तार से जोड़ दिया, मतलब 2 चालक प्लेटें आपके पास है, उनको हमने तार से जोड़ दिया। आपको पता है एक पर तो होता है पॉजिटिव चार्ज
और दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों इनको अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, तो ये तो बिल्कुल इजी है, डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा कैपेसिटर। एक तार द्वारा आपने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी संधारित्र क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस को तो आप मिला दोगे तो कैंसिल हो जाएगा चार्ज, यानी संधारित्र क्या हो जाएगा, निरावेशित। तो विभव अनंत नहीं होगा, आवेश अनंत नहीं होगा, आवेश दुगना भी नहीं होगा पूर्व मान का, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। क्लियर है, प्लस और माइनस को मिलाओगे तो डिस्चार्ज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक सर्किट दिया हुआ है और कह रहा है ए और बी के मध्य तुल्य धारिता बताओ। तो इस तरह का आपको एक सर्किट दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है 5 माइक्रोफैरड, ये भी 5 माइक्रोफैरड, ठीक है, और इस तरह कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड, और नीचे भी कुछ इस तरह की शाखाएं बना दी, 5 माइक्रोफैरड और एक 4 चौथा कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड, एंड दिस इज पॉइंट ए एंड इट्स बी, बी पॉइंट हो गया। और एक शाखा ऐसे बनाई हुई है इस तरह, और ये जा रहा है सेकंड वाले के पास, एंड ये हो गया 5 माइक्रोफैरड, और ये हमने इसको इस तरह कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन आपके पास है और आपको ए और बी के मध्य तुल्य धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। क्वेश्चन है ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें, देखो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है बच्चों, कि जैसे आप थोड़ा सोचिए कि ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, तो यहां से ये एक कैपेसिटर जा रहा है ऐसे, थोड़ा समझे इसको आप, ये एक कैपेसिटर देखो, ये ए सीरीज से जा रहा है एक कैपेसिटर, और ये इस तरह कनेक्ट हो रहा है ये वाला, तो ये वाला इसके श्रेणी क्रम में हो गया, अरे बात समझ में, ये वाला इसके श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये ए पॉइंट है ऐसे, ये जा रहा है इस तरह, देखो यहां तो है नहीं कैपेसिटर, तो ये ए पॉइंट ही होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ए पॉइंट ही चल रहा है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, और ये इस तरह कनेक्ट हुआ और ये इससे कनेक्ट हुआ। तो बच्चों ये वाला और ये वाला, ये बताओ कैसे क्रम में होंगे, आप कहोगे श्रेणी क्रम में होंगे, कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। ऐसे आप देख रहे हो ये ऐसे नीचे जा रहे हैं, तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये इसे श्रेणी क्रम में हो गया। तो आप देखोगे कि ये वाला और ये वाला, ये भी कैसा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम, और ये बीच में आपके पास अलग से बच गया एक, ये बीच में इन दोनों संयोजन के बीच में वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की जो संरचना आती है, तो बच्चों पढ़ेंगे अपन आगे आने वाले चैप्टरों में, ये व्हीटस्टोन सेतु बन जाता है, व्हीटस्टोन सेतु क्या बन जाता है, व्हीटस्टोन सेतु। तो थोड़ा मैं आपको बता दूं, व्हीटस्टोन सेतु में क्या 4 प्रतिरोध होते हैं। तो व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से समझाया कि ऐसे हो ये, अब ऐसे मान के चले, देखो ये, तो अभी हमारे पास कैपेसिटर है
तो इसको आप इस तरह मान लें कि जैसे मान लो ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, अभी मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, ये प्रतिरोध है, ये मान लो A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया। क्लियर? तो ये चार प्रतिरोधों का अलग से संयोजन लिया, एक विशेष संयोजन लिया, जिसमें ये दोनों प्रतिरोध कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, नीचे वाले के दोनों श्रेणी क्रम में, और आपस में कैसे हो गए, समांतर क्रम में। तो बच्चों होता क्या है कि अगर इसका प्रतिरोध है P, इसका है Q, इसका है R और इसका क्या होता है S, ठीक है। तो वीटस्टोन ने बताया कि अगर P अपॉन Q बराबर होता है R अपॉन S, P अपॉन Q बराबर क्या होता है, R अपॉन S, तो उस समय ये सेतु संतुलन अवस्था में होता है। अगर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है तो वीटस्टोन सेतु कौन सी अवस्था में होता है, संतुलन अवस्था में होता है, और संतुलन अवस्था में बिंदु B का विभव बिंदु D के विभव के क्या होता है, समान हो जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे आप, मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको कि अगर P अपॉन Q श्रेणी क्रम वाले, ऐसा मान लो ये मेरा हो गया P, ठीक है, ये हो गया सपोज करो Q, ये हो गया R और ये क्या हो गया S, PQ श्रेणी क्रम में और ये RS श्रेणी क्रम में, आपस में कैसे, समांतर क्रम में। तो अगर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है तो सेतु कैसा होता है, संतुलन अवस्था में होता है। जब सेतु संतुलन अवस्था में होता है तो बिंदु B और D का विभव क्या हो जाता है, समान। यानी अगर यहां कोई भी अगर प्रतिरोध लगा हो, B और D के बीच में कोई भी प्रतिरोध हो, कोई भी अवयव हो, तो वो निष्प्रभावी हो जाता है। क्लियर है? तो यहां देख रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, ये धारा के मार्ग में रुकावट है, एक तरीके से पढ़ेंगे आगे, LCR Q हो गया। तो ये अपन वीटस्टोन सेतु से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो P Q R S, तो देखो इसे, इसको आप देखें, तो मैं इसको भी B पॉइंट नहीं मान रहा, अभी आप ऐसे समझें। तो आप देख रहे हैं P 5 माइक्रोफैरड, Q भी कितना 5 माइक्रोफैरड, R भी 5 और S भी कितना है 5, तो बिल्कुल यहां पर P अपॉन Q बराबर क्या है, R अपॉन S है। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये लग रहा है बीच में, ये वाला यहां लग रहा है, ये हो गया P, ये हो गया Q, दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। ये पॉइंट हमने लिया, ये 5 माइक्रोफैरड का और इसके साथ ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो इसको मान लो मैं कुछ नाम दे दूं, सपोज करो ये मेरे पास नाम है C, नाम दे दिया इसको मैंने C। क्लियर है? तो A C, तो मैंने बोल दिया इसको सपोज करो A, ये हो गया C, ठीक है, और B अलग से मेरे पास, और सपोज करो इसको मैं बोल दूं D पॉइंट। तो C और D के बीच में लग रहा है, इसके बीच में लग रहा है C और D के बीच में। आगे बस हमें A और C के बीच में P है, C और D के बीच में 5 माइक्रोफैरड ये वाला, C और D के बीच में ये वाला, ठीक है। ऐसे आप देख रहे हैं A और D के बीच में R, ठीक है, और अभी यहां B पॉइंट है तो इस समय B डैश मान लेता हूं, इस समय क्या मान लेता हूं, B डैश, ये वाला पॉइंट ये हो गया ना C के बाद, तो ये वाला पॉइंट मैं क्या मान रहा हूं, B डैश। यानी जो हमारा S है वो B डैश और D के बीच में है, ये वाला पॉइंट मैंने क्या मान लिया, B डैश। आ रही बात समझ में? तो B डैश और D के बीच में कौन सा है, B डैश और D के बीच में S है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो संरचना है वो वीटस्टोन सेतु बन जाता है। ठीक है, तो इसको मैं देखो ऐसे बना दो दोबारा, वीटस्टोन सेतु पढ़ेंगे इसको अपन। अभी आप समझे इस तरह कि मैंने इसको इस तरह इसका तुल्य परिपथ बनाया,
और ये एक लगे रहा है इसमें। तो देखो भाई ये ए पॉइंट है और यहां पर हमारे कैपेसिटर हैं, ठीक है। इस तरह देखिए आप, तो जो ये और ये तो श्रेणी क्रम में है, यानी ये P 5 माइक्रोफैरड, Q 5 माइक्रोफैरड, ये R 5 माइक्रोफैरड, S भी कितना 5 माइक्रोफैरड, ये पॉइंट B है और ये भी कितना है 5 माइक्रोफैरड। तो देखो ये वाला तो ये पॉइंट हो गया, तो ये B डैश के बीच में, इसको मैं क्या मान लिया B डैश, ये हो गया C, ये क्या हो गया D। अब आप देख सकते हैं तो COD के बीच में क्या लग रहा है, COD के बीच में ये वाला बीच वाला जो है, ये वाला लग रहा है COD के बीच में, ठीक है। ये भी कितना है 5 माइक्रोफैरड। तो इसको मैंने इस तरह बना दिया, देख सकते हो P और Q श्रेणी क्रम में, R और S श्रेणी क्रम में, और आपस में कैसे समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये भी A और B डैश के बीच में और ये भी A और B डैश के बीच में नीचे वाला संयोजन, ये वाला जो श्रेणी क्रम वाला संयोजन है वो भी A और B डैश के बीच में। देखो A और B डैश के बीच में ये पॉइंट A है तो ये भी तो A हुआ, A और B डैश के बीच में, और जो नीचे वाली सीरीज है वो भी A और B डैश के बीच में ये वाला 5 माइक्रोफैरड जो C और D के बीच में। तो अब आप देखोगे कि यहां हमें कौन सी कंडीशन मिल जाती है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। देख सकते हैं आप दोनों चारों मान 5-5 माइक्रोफैरड के हैं, तो P अपॉन Q बराबर क्या मिल गया R अपॉन S मिल गया। इसका मतलब ये हुआ सेतु कौन सी अवस्था में हो गया, संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था में तो क्या होगा कि VC बराबर क्या हो जाएगा VD। ये कंडीशन होती है जब सेतु संतुलन अवस्था में होता है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों समान विभव पर हो जाते हैं, तो यहां जो भी लगा हो वो कैंसिल हो जाता है। तो मैं लिख देता हूं बिंदु C व D के मध्य जो संधारित्र होगा वो निष्प्रभावी हो जाएगा। C व D के मध्य संधारित्र कैसा हो जाएगा, निष्प्रभावी। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको आप सोच लो है ही नहीं, तो आप तो कर सकते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो बताओ कैसा बनेगा श्रेणी क्रम का, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये वाला ये श्रेणी, ये दोनों भी श्रेणी और आपस में कैसे समांतर, तो इसको आप बना सकते हैं। तो यहां बना रहा हूं मैं, देखो ये दोनों श्रेणी, ठीक है ना। तो श्रेणी में क्या होगा 5 और 5 का क्या बनेगा, गुणा करो 5 × 5, 5 + 5 यानी 5 × 25, 5 × 5 कितना 10, ठीक है 25/10 यानी 2.5 माइक्रोफैरड। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट A, ठीक है, ऊपर के दोनों मिला के एक बन जाएगा, कितने का 2.5 माइक्रोफैरड का, नीचे के दोनों मिला के भी एक बनेगा, वे दोनों श्रेणी क्रम में हो गए ना, कितना 2.5 माइक्रोफैरड का, और ये आपके पास था अलग से संधारित्र लास्ट वाला, ये कितना है 5 माइक्रोफैरड, ये पॉइंट है B, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों कैसे हो गए समांतर क्रम में, ये कैसे हो गए बच्चों समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, इन दोनों को मिला के अगर एक बना दोगे आप, समांतर मतलब C1 + C2, तो समांतर मतलब C1 + C2, 2.5 + 2.5 कितना हो गया 5, ये हो गया 5 माइक्रोफैरड,
और ये वाला है हमारे पास 5 माइक्रो फैरड। ये हो गया सॉल्व कि अब ए और बी के बीच दो संधारित्र 5 और 5 के दोनों श्रेणी क्रम में, तो 5 और 5 का श्रेणी क्रम कितना आएगा 2.5 माइक्रो फैरड। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 2.5 माइक्रो फैरड, क्योंकि अब ये दोनों कैसे क्रम में हो गए श्रेणी क्रम में। तो आंसर आएगा 2.5 माइक्रो फैरड। तो ऑप्शन दे रखा था 5, 2.5, 10 और 20। तो व्हीटस्टोन सेतु से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑप्शन क्या था 5 माइक्रो फैरड, ऑप्शन बी था 2.5 माइक्रो फैरड, ऑप्शन नंबर सी था 10 माइक्रो फैरड और ऑप्शन डी हमारे पास था 20 माइक्रो फैरड। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन इज बी इज राइट, 2.5 माइक्रो फैरड। क्लियर है? बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। तो कह रहे हैं उनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा भाई, तो उनकी किनकी चालकों की, तो उनकी धारिताओं का अनुपात, धारिताओं का अनुपात होगा, तो उनकी धारिताओं का अनुपात होगा। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4:1, ऑप्शन बी है 1:4, ऑप्शन सी आपके पास है 1:2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 2:1। बताइए, दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है बच्चों 1:2, तो उनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है, मान लो एक की धारिता हो C1, दूसरे की धारिता हो C2। मान लो C1 जो धारिता है वो R1 गोलाकार चालक की है त्रिज्या, और जो C2 धारिता है वो R2 त्रिज्या वाले की है। तो फॉर्मूला हमें पता है, C बराबर होता है 4πε0 इंटू R। क्लियर है? तो C1 क्या हो जाएगा, यानी 4πε0 इंटू R1, और C2 क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू R2। तो बिल्कुल आपको पता है 4πε0 से ये कट जाएगा, यानी जो धारिताओं का अनुपात होता है चालकों के लिए वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। C1/C2 बराबर R1/R2, यानी क्या होगा 1:2 ही होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? गोलाकार चालकों की धारिताओं का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में ही होता है, इसलिए आंसर क्या होगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आधे भाग में, आधे भाग में किसी परावैद्युत पदार्थ, आधे भाग में किसी
परावैद्युत पदार्थ, किसी परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, जिसका जो परावैद्युतांक है वो एप्सिलॉन आर है, ठीक है, सरकाया जाता है, मतलब भर दिया उसमें, सरकाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C हो तो नवीन धारिता का मान क्या होगा। यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता कैपिटल C हो तो नवीन धारिता का मान होगा, नवीन धारिता का मान होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आधे भाग में, प्लेटों के मध्य आधे भाग में किसी परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है भर दिया है, तो अगर धारिता C हो तो नवीन धारिता क्या होगी। और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए C/2 एप्सिलॉन आर प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी 1/2 C अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 1, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 प्लस एप्सिलॉन आर अपॉन 2C, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको C इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन आर। ये चार ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ, ठीक है। तो चित्र भी आपको इसमें दिया हुआ है कि ये मान लो आपका संधारित्र है, तो ये आधे भाग में यहां एप्सिलॉन आर का कोई माध्यम भर दिया, ठीक है। तो कह रहा है धारिता क्या होगी। तो बच्चा आपको पता है इस तरह, जैसे अगर मान लो आपको पता है पॉजिटिव है, ये प्लेट क्या है नेगेटिव, तो आप मान सकते हो दो संधारित्र हो गए, प्लस प्लस से जुड़ रहा है, माइनस माइनस से जुड़ रहा है, तो ये दो संधारित्र हो गए जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्लियर है। तो यहां तो वायु निर्वात है, तो सपोज करो इसकी धारिता C1 मान लो और इसकी धारिता क्या मान लो C2, ठीक है। प्लेटों के मध्य दूरी वही है, ये मैंने आपको ऐसा कराया हुआ है, दूरी कितनी है D। प्लेट की पूरी प्लेट का क्षेत्रफल था A, तो हमने इसको आधा कर दिया, तो अब प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो गया A/2 और A/2, भैया आधे क्षेत्रफल भरा हुआ है ना, तो अब A/2 और A/2 हो गया। तो ये दो संधारित्र हो गए जो समांतर क्रम में संयोजित है, एक में निर्वात है और दूसरे में क्या है माध्यम। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि भाई एक संधारित्र तो ये रहा और दूसरा ये रहा, ये है मेरे पास, ये मान लो पॉइंट ए और पॉइंट क्या मान ले बी, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्लियर है। तो मान लो इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता क्या है C2, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप जानते हो यहां माध्यम भरा हुआ है, दूसरे वाले में एप्सिलॉन आर का, तो आप पहले C1 C2 का मान निकालें और फिर समांतर संयोजन से हम कर सकते हैं। तो C1 क्या होगा, पहले तो मुझे बताओ C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, होता है कि नहीं होता। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A और उनके मध्य दूरी स्मॉल d हो और प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु हो, तो जो धारिता होती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है, क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ दो संधारित्र हम मान सकते हैं जो समांतर क्रम में है। पहला जो संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, प्लेटों के मध्य दूरी d है, क्षेत्रफल A/2 है, वहां निर्वात है, और दूसरे में एप्सिलॉन R है। तो C1 क्या होगा बच्चों बताओ, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल कितना है A/2, तो 2 नीचे लिख देते हैं A/2, दूरी दी, ठीक है। अब बात मैं दूसरे की कर लेता हूं, C2 बराबर
तो हमें पता है कि जब माध्यम भरा जाता है तो धारिता उतने गुना बढ़ जाती है, माध्यम के परावैद्युतांक के गुने के बराबर। तो दूसरे के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन आर गुना हो गया एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल a/2, दूरी कितनी है d। इक्वेशन नंबर 3 क्लियर है। तो अब ये C1 और C2 कैसे क्रम में, समांतर क्रम में, और समांतर संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है Cp बराबर वो क्या होता है C1 प्लस C2। क्या होता है बच्चों, C1 प्लस C2। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। तो क्या मिलेगा आपको कि Cp इज इक्वल टू C1 कितना है एप्सिलॉन नॉट a/2d प्लस C2 कितना है एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a/2d। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, Cp इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/2d कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस एप्सिलॉन r। ठीक है। और ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट a/d, ये धारिता क्या है C, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, Cp इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d को C लिख सकता हूं, ये हो गया C/2, और अंदर क्या बचा एप्सिलॉन r प्लस 1, ये आएगी तुल्य धारिता। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल पहला ऑप्शन आ गया C/2 एप्सिलॉन r प्लस 1, C/2 एप्सिलॉन r प्लस 1। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारी की 8 बूंदें परस्पर मिलकर, समान त्रिज्या कॉमा समान आवेश, समान त्रिज्या कॉमा समान आवेश की पारी की 8 बूंदें, समान आवेश की पारी की 8 बूंदें, पारी की 8 बूंदें परस्पर मिलकर, ठीक है, एक बड़ी बूंद बनाती है। 8 बूंदें मिल गई और एक बड़ी बूंद बना दी, परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, एक बड़ी बूंद बनाती है। क्लियर है। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में होगी। बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता, ठीक है, बड़ी बूंद की धारिता जो एक छोटी बूंद है, बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में होगी, प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में होगी। यानी आपसे तुलना करवा रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है। क्या पूछ रहा है कि भाई 2 गुना, 2 गुनी होगी क्या, 8 गुना, 4 गुना, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 4 गुना, और डी ऑप्शन दे रखा है 16 गुना। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। समान त्रिज्या है, एक जैसी बूंद है, मतलब त्रिज्या भी समान है और आवेश समान है। 8 बूंदें मिल गई और एक बड़ी बूंद बना दी। क्लियर है। तो कह रहा है बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की तुलना में होगी। तो बच्चों आपको पता है, ये मैंने आपको बताया हुआ इस तरह क्वेश्चन। तो देखो बड़ी बूंद की धारिता मैं बात करूं, बड़ी बूंद की धारिता बिग ड्रॉप, बी का मतलब क्या हो गया, बिग ड्रॉप। मान लो बड़ी बूंद की धारिता मैं मान रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गई बड़ी बूंद की त्रिज्या। कैपिटल आर क्या हो गई, बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या।
ठीक है। और जो छोटी वाली बूंद है स्मॉल ड्रॉप CS, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। भाई बूंदे होती है गोलाकार, उन पे आवेश है, उनकी त्रिज्या है, तो गोलीय चालक मान लिया उनको, पारा चालक है, तो गोलीय चालक की धारिता वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अगर बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो उसकी धारिता क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो छोटी बूंद की धारिता क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या है बच्चों, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या। तो हमसे पूछ रहा है कि बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की तुलना में कितनी होगी। तो अगर मैं देखो भाग दे दूं कि CB अपॉन CS, तो आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। इक्वेशन नंबर 3, यानी हमें केवल क्या निकालना है, बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। आ जाएगा ना फिर कितना गुना होगी बड़ी बूंद की त्रिज्या। अब बिल्कुल आपको पता है कैसे करते हैं, क्योंकि 8 बूंदे मिलाकर एक बूंद बना दी, तो क्या होगा, 8 छोटी बूंदों का आयतन, 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। ये आयतन समान होगा ना, मिला के बना रहे हैं, एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है। अब बूंदें कैसी होती हैं, गोलाकार। तो आप देख सकते हैं 8 इंटू छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो क्या होगा ये 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो बच्चों आप देख रहे हो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया 2r का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, यहां से कैपिटल आर बराबर क्या आ गया, 2r। कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2r। ठीक है भाई, 8 को मैंने क्या लिख दिया, 2 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, मतलब क्यूब रूट लेना पड़ता है दोनों तरफ, घनमूल लेना पड़ता है, कैंसिल हो गया, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 2r। ठीक है, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इन इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें समीकरण नंबर 3 में मान रखो, समीकरण 3 से तो क्या होगा, CB अपॉन CS बराबर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 2r, 2r अपॉन स्मॉल आर, r से r कैंसिल हो गया, यानी बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता से कितना गुना हो गई, 2 गुना। ठीक है, CB बड़ी बूंद की धारिता थी, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, CS छोटी बूंद की धारिता थी, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो आप देख रहे हैं कि CB इज इक्वल टू 2CS, तो आंसर क्या होगा, 2 गुना। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, A। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 तो आप कर सकते हो, क्या कह रहे हैं, एक संधारित्र की धारिता C है, एक संधारित्र की धारिता कितनी है, C है। ठीक है, इसे कैपिटल V विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, इसे कैपिटल V विभवांतर तक, इसे कैपिटल V विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। एक संधारित्र की धारिता कैपिटल C है, इसे कैपिटल V विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। यदि अब इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए, यदि अब इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए
यदि अब इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए तब ऊर्जा क्षय की मात्रा होगी। तब ऊर्जा क्षय या हानि बोल सकते हैं इसे, तब ऊर्जा क्षय की मात्रा होगी। ठीक है, तो ऊर्जा हानि तो आप जानते ही हो। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ये ऑप्शन CV², बी ऑप्शन हाफ CV², ऑप्शन नंबर सी 1/3 CV², और लास्ट ऑप्शन 1/2 QV²। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या होगा। बिल्कुल आप जानते हो हानि, ऊर्जा हानि क्या होती है? हाफ CV², हाफ CV²। ठीक है, तो यहां से आप कंफ्यूज मत होना कि यदि अब इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि हम जो कैपेसिटर है उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। हम कैपेसिटर क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज कर रहे हैं। प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कैपेसिटर को किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में लगा दिया, किसी विद्युत परिपथ में संयोजित कर दिया, तो एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं, कितना होगा? हाफ CV²। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देखें। यदि एक संधारित्र को आवेश Q देने पर, यदि एक संधारित्र को आवेश कैपिटल Q देने पर संग्रहित ऊर्जा, आवेश कैपिटल Q देने पर संग्रहित ऊर्जा W है। क्या है बच्चों? W है। ऊर्जा कार्य होता है, संग्रहित ऊर्जा W है। आवेश दुगना करने पर संग्रहित ऊर्जा होगी। ये क्वेश्चन कह रहा है आवेश दुगना करने पर संग्रहित ऊर्जा होगी। ठीक है, एक संधारित्र को कैपिटल Q चार्ज दिया तो एनर्जी है W, यानी कार्य W है। आवेश को दोगुना कर दें तो संग्रहित ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको? ऑप्शन दिया हुआ है 2W, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4W, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8W, और लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है हाफ W। बताओ, यदि एक संधारित्र को आवेश कैपिटल Q देने पर संग्रहित ऊर्जा जो है वो W है, तो आवेश को डबल कर दें तो ऊर्जा क्या होगी? बताइए। तो आप देख रहे हैं आवेश को स्थापित करने में तो कार्य करना पड़ता है। तो अगर मान लो संधारित्र की धारिता C है, तो उसे कार्य या हम एनर्जी की बात करें वो कितना होता है? Q²/2C, Q²/2C। यही फॉर्मूला मैंने क्यों लिया? क्योंकि देखो Q की बात कर रहे हैं, C तो कांस्टेंट है। अब कह रहे हैं भाई आवेश को डबल कर दिया, तो U' मान लू मैं, या W' मान लू, तो मैंने मान लिया Q' S²/2C। Q' कितना? आवेश को दुगना कर दें यानी 2Q, तो 2Q का स्क्वायर/2C क्या हो गया बच्चों? 4Q²/2C, और Q²/2C किसकी वैल्यू है? W की। यानी अब जो कार्य होगा, अब जो स्टोर एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? 4W, क्योंकि Q²/2C की जगह मैंने क्या रख दिया? W। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4W। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन 10 देखें, ठीक है। क्वेश्चन 10, क्या कह रहे हैं, 3 माइक्रोफैरड में 5 माइक्रोफैरड के दो गोलों को क्रमशः 300 वोल्ट, देखो 3 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। निर्धारिता है कि दो गोलों को क्रमशः 300 वोल्ट तथा 500 वोल्ट तक आवेशित कर, 300 वोल्ट तथा 500 वोल्ट तक आवेशित कर दिया। ,500 वोल्ट तक आवेशित कर परस्पर जोड़ दिया जाता है, आवेशित कर जोड़ दिया जाता है। क्लियर। उभयनिष्ठ विभव होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उभयनिष्ठ विभव होगा। उभयनिष्ठ विभव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आपको, 400 वोल्ट, 375 वोल्ट, 425 वोल्ट और ऑप्शन डी है 350 वोल्ट। क्लियर है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं 3 माइक्रोफैरड में 5 माइक्रोफैरड के दो गोलों को क्रमशः 300 वोल्ट और 500 वोल्ट। कहने का मतलब अगर मैं मानूं कि C1 कितना है 3 माइक्रोफैरड, तो इस C1 धारिता का विभव कितना हो गया 300 वोल्ट। मैं कहूं C2 कितना है 5 माइक्रोफैरड, तो इस 5 माइक्रोफैरड धारिता वाले गोले पर विभव कितना है 500 वोल्ट। तो कह रहा है उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करो, यानी उभयनिष्ठ विभव पता है आपको फॉर्मूला, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, दिमाग में आपके आ गया होगा। V इज इक्वल टू क्या होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये होता है फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का, उभयनिष्ठ विभव का, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका मान रखिए आप, V इज इक्वल टू C1 कितना 3 माइक्रोफैरड, यानी 3, ठीक है, माइक्रो है, ये भी माइक्रो में आएगा, ये भी माइक्रो में आएगा, नीचे माइक्रो में कट जाएगा। 3 गुणा V1 कितना 300 प्लस C2 कितना 5 इंटू 500। समझ गए, माइक्रो माइक्रो, नीचे भी माइक्रो प्लस माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3 और प्लस 5, ठीक है। अरे बात समझ में, अरे भाई देखो ये भी माइक्रो, ये भी माइक्रो, तो माइक्रो कॉमन आएगा, ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, तो V इज इक्वल टू 900 और ये 2500 बटा 8, ठीक है भाई। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 2500 और 900, ठीक है, 3400 हो गए, 3400 बटा 8, यानी V इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं आंसर क्या आएगा बिल्कुल आपके सामने, 8 चौक 32, ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 425 वोल्ट। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, में करा चुका हूं आपको। एक आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक
आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा U नॉट है। प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा कितनी है? U नॉट। ये मैं करा चुका हूं आपको, दोबारा देख लें। U नॉट है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? यदि एक एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाली पट्टिका मध्य में रख दी जाए तो नवीन ऊर्जा क्या होगी? यदि एक एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाली, यदि एक एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाली प्लेट मध्य में रख दी जाए, मध्य में रख दी जाए तो नवीन स्थितिज ऊर्जा होगी। नवीन स्थितिज ऊर्जा होगी। क्लियर? पता है आपको कितना हो जाएगा? U नॉट अपॉन एप्सिलॉन r। ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन U नॉट अपॉन एप्सिलॉन r, ऑप्शन नंबर बी U नॉट एप्सिलॉन r स्क्वायर, ऑप्शन सी U नॉट अपॉन एप्सिलॉन r स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है U नॉट। बताओ, ये मैं आपको बता चुका हूं, बताओ कैसे करोगे? बिल्कुल, स्थितिज ऊर्जा आपको दे रखी है U नॉट, ठीक है, और माध्यम दे दिया आपको एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हुआ है, तो नवीन स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपको पता है U का फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि आपको पता है बच्चों U इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। U बराबर क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर, या Q स्क्वायर अपॉन 2C, या हाफ QV, हाफ QV। ये U का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, या Q स्क्वायर अपॉन 2C, या हाफ QV। अब देखो, अगर मैं इसको काम लेता हूं तो यह धारिता आपको पता है जब माध्यम होता है, परावैद्युतांक होता है, तो धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है, लेकिन विभव कम हो जाता है ना। तो यह दोनों चेंज होते हैं, Q और C। यहां देखिए Q और V, ठीक है, यहां V की बात हो रही है। तो आप किसी कर लो, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। अब मैं इसकी बात करूं, मान लो इसको मैं लेके चलूं Q स्क्वायर अपॉन 2C लेके चलूं, जहां पर हमारे पास एक ही मान है, तो Q तो कांस्टेंट रहेगा। तो आपको पता है अगर मैं माध्यम की बात करूं UM इज इक्वल टू, तो Q तो सेम रहेगा, आवेश Q स्क्वायर अपॉन 2CM, धारिता क्या हो गई? CM। तो देखो Q स्क्वायर अपॉन 2, अब CM क्या होता है? एप्सिलॉन r इंटू C। धारिता अगर C हो तो C गुना बढ़ जाता है, एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाता है, यानी UM इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन r Q स्क्वायर अपॉन 2C। और ये Q स्क्वायर अपॉन 2C किसकी वैल्यू हो जाएगी? U नॉट की। आपको U नॉट दिया हुआ था, यानी UM इज इक्वल टू क्या हो जाता है? U नॉट अपॉन एप्सिलॉन r। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। तो आप इससे कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, वो विभव भी उतना ही कम होता है। तो अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 12। एक सर्किट आपको दिया हुआ है, इस तरह जोड़ दिया,
ठीक है, और नीचे लगा दी एक बैटरी। प्लस और माइनस, ठीक है। ये है 12 वोल्ट की बैटरी, और ये जो आपको संधारित्र दे रखा है 4.5 माइक्रोफैरड, और ये दे रखा है 3 माइक्रोफैरड का, और ये दे रखा है 6 माइक्रोफैरड का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 4.5 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर विभवांतर है 4.5 वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4.5 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन 12 है। तो आपसे कह रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है जिसे 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये आपसे पूछ रहा है। V1 मान लेते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि V1 कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, और आपको यह भी पता है कि भाई ये 3 और 6 कैसा क्रम हो गया, समांतर क्रम, यानी ये बन गया मान लो 9 माइक्रोफैरड, तो अब ये श्रेणी क्रम हो जाता है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इसे C1 मान लूं, ठीक है, तो मुझे पता है चूंकि Q बराबर क्या होता है CV। देखो समझे कैसे करना है। Q बराबर क्या हो गया CV, और इसमें मैंने चार्ज मान लिया Q1, धारिता C1, विभवांतर V1। तो मुझे विभवांतर V1 निकालने के लिए Q1 चाहिए, और C1 तो मुझे पता है 4.5 माइक्रोफैरड, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी Q1 की, यानी मुझे इस पर निकालना पड़ेगा चार्ज। मुझे इस वाले संधारित्र पर क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, आप टोटल लेके चलो। आपको पता है श्रेणी क्रम में चार्ज क्या होता है, समान होता है। तो पूरा चार्ज निकालने के लिए आपको निकालने पड़ेगी तुल्य धारिता। क्या निकालने पड़ेगी, तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी, उससे आपको टोटल चार्ज मिलेगा। देखो कैसे, तो मैं आपको ध्यान दिलाऊं इसमें। देखो ये तो आपके पास जो कैपेसिटर है ये वाला, ये तो है 4.5 माइक्रोफैरड का, ठीक है। ये 3 और 6 हो गए समांतर क्रम में, भाई ये दोनों कैसे हो गए, ये हो गए समांतर क्रम में। ये कैसे क्रम में हो गए, समांतर। समांतर में फॉर्मूला क्या, दोनों को जोड़ दो, 3 + 6 कितना आ गया 9 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को मिला के बन गया 9 माइक्रोफैरड का संधारित्र, 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब हम इसे बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की, प्लस माइनस, एंड दिस इज 12 वोल्ट। क्लियर है। अब आपको पता है टोटल जो चार्ज होगा वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो इस पर प्लस Q है तो माइनस Q, तो इस पर भी क्या आएगा प्लस Q, इस पर भी क्या आएगा माइनस Q। टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, तो वही हो जाएगा Q। हरी बात समझ में। तो चार्ज निकालेगा कैसे, चार्ज निकालोगे आप किससे, धारिता से, क्योंकि आपको पता है Q बराबर क्या होता है CV। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बच्चों श्रेणी क्रम बन जाता है। क्या बन जाता है, श्रेणी क्रम। तो इसको मिला के आप परिपथ की तुल्य धारिता निकालना, प्लस माइनस 12 वोल्ट। तो आप देख रहे हो 4.5 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड, तो इनका श्रेणी संयोजन अगर मैं इसकी धारिता मान लो सपोज करो C, टोटल धारिता, तो क्या आएगी 4.5 × 9 अपॉन 4.5 + 9, ठीक है। भाई दोनों श्रेणी क्रम में है ना। मैं धारिता क्यों निकाल रहा हूं, मुझे चार्ज निकालना है, इसलिए मैं धारिता निकाल रहा हूं, क्योंकि चार्ज आते ही मुझे विभवांतर मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए धारिता निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे भाई सॉल्व कर लो आप कि 4.5 × 9 अपॉन 4.5 + 9, तो गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा ये
C इज इक्वल टू, ठीक है, तो 4.5 इंटू 9, ठीक है, 9 से गुणा करें आप तो आपको मिल जाएगा ये 40.5, बिल्कुल 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का 5 का, और ये हो गया 40, 36 और 4, और 4.5 प्लस 9 कितना हो गया 13.5, तो ये तो आपको पता है कट भी रहा है सी, ठीक है, किससे कट जाएगा 3 बार कट गया, 135 इंटू 3 करोगे आप तो ये आ गया बच्चों 3 माइक्रोफैरड, सी का मान कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड, तो टोटल धारिता कितनी आ गई 3 माइक्रोफैरड, टोटल धारिता कितनी आ गई 3 माइक्रोफैरड, टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, तो बिल्कुल आपको पता है कि फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, यहां लिख देता हूं मैं कि भाई अब हमारे पास जो चार्ज आएगा Q बराबर क्या आ जाएगा CV, तो Q इज इक्वल टू C कितना 3 माइक्रोफैरड इनटू V कितना 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, तो बच्चों Q कितना आ जाएगा 12 या 36 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम, ठीक है, अब चार्ज आ गया हमारे पास 36 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, टोटल 36 माइक्रोकूलम क्या आ गया चार्ज, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के कैपेसिटेंस बनाता 3 माइक्रोफैरड सी, क्लियर, चार्ज आ गया ना, अब यही चार्ज क्या होगा इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हो गया Q, तो Q हमारे पास आ गया, अब विभवांतर आ जाएगा V1 इज इक्वल टू Q कितना 36 माइक्रोकूलम और C1 कितना है 4.5 माइक्रोफैरड, 4.5 माइक्रोफैरड, ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर ले, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 360/45 वोल्ट, तो आप देख रहे हैं 8 से कट रहा है ये, 8 5 40, 8 चौक 32 और 4 36, तो V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, तो आंसर क्या होगा भाई 8 वोल्ट, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन ए दिया हुआ था 8/3 वोल्ट, ऑप्शन बी था 4 वोल्ट, ऑप्शन सी था 6 वोल्ट और ऑप्शन डी था 8 वोल्ट, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 वोल्ट, ठीक है, समझ गए, दोबारा समझ लो भाई, हमें इस पर निकालना है विभवांतर, ठीक है, अब मैंने देखा भाई इस पर विभवांतर निकालना है, धारिता दे रखी है, तो Q1 बराबर क्या हो गया C1 V1, चलो मैंने इसे Q मान लिया, Q हो गया टोटल चार्ज, श्रेणी क्रम में समान होता है ना, तो इस पर Q, इन दोनों पर Q, दोनों पर मतलब इनको मिलाकर उस पर हो गया Q, तो Q बराबर हो गया C1 V1, तो V1 क्या होगा Q अपॉन C1, तो विभवांतर आ जाएगा, तो चार्ज निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा चार्ज, तो चार्ज निकालने के लिए हमें पता है चार्ज कैसे निकलता है, चार्ज का मतलब हो गया CV, C हो गई टोटल धारिता, ये दोनों समांतर हो गया, फिर आपस में कैसे हो जाएंगे श्रेणी, इन दोनों को मिला के बन गया 9 माइक्रोफैरड और इन दोनों को मिला के बन गया 3 माइक्रोफैरड, यानी परिपथ की तुल्य धारिता आ गई C का मान कितना है 3 माइक्रोफैरड, टोटल वोल्टेज कितना हुआ 12 वोल्ट, तो कुल आवेश कितना हो गया Q बराबर CV, तो 36 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम C1 दे ही रखा था, तो V1 कितना आ गया 8 वोल्ट, क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है बच्चों, तो ये हुए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 के 12 क्वेश्चन हमने करे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए, क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो आपके आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे, और एक बात और आप सुनिए खास, देखो कमेंट जरूर क्या करो, तो देखो क्लास तो है नहीं, मैंने पहले आपको बताया था कि देखो खाली कमरा है, कमरा क्या है बिल्कुल खाली, कोई भी टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, अब मेहनत तो होती है पढ़ाने में, बिल्कुल मेहनत उतनी है, ज्यादा मेहनत है उतनी, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कई बार तो क्या होता है वीडियो मान लो बना रहे हैं, कई बार डिलीट पे हो जाता है, भेजते समय वो डिलीट पे हो गया, या किसी से हो गया, मान लो किसी बच्चे ने फोन ले लिया डिलीट कर दिया, तो दोबारा बनाओ,
कई बार सफाई नहीं आ पाती उतनी, ऑडियो वीडियो की दिक्कत, फिर दोबारा बनाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 1 घंटे की वीडियो में 1 घंटा टाइम लग रहा है, टाइम बहुत लगता है, मेहनत वही होती है, ज़्यादा होती है क्लास से, तो ये तो मैं कहूँगा क्लास के बजाय ज़्यादा मेहनत होती है। तो अब वो मेहनत जो आपका टीचर कर रहा है, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उस मेहनत को मेंटेन कैसे करें, उसको कंटिन्यू वो कैसे बनाए रखें, तो उसके लिए क्या चाहिए। तो मैं क्लास में काफ़ी बातें करता था इसकी, अब क्लास तो है नहीं, तो उसके लिए भाई आपको पता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए और काम को बनाए रखने के लिए, आ रही बात समझ में। एक वैज्ञानिक था स्किनर, एक साइकोलॉजिस्ट था स्किनर। तो किसी भी काम को, कोई भी काम है, उसे शुरू करने के लिए, काम शुरू करने के लिए और उस कार्य को बनाए रखने के लिए, मतलब करने के लिए, करते रहने के लिए, कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए, कार्य बनाए रखने के लिए, तो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए स्किनर। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी काम शुरू करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए और उस कार्य को निरंतर करने के लिए भी क्या चाहिए। अब काम शुरू आपने कर दिया, पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया, अब 1 दिन पढ़े 4 दिन सो गए, नहीं पढ़े, तो इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन। ठीक है, इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं, हिंदी में प्रेरणा, अभिप्रेरणा ऐसा बोल सकते हैं, मोटिवेशन। तो ये बहुत मूलभूत बात है कि मोटिवेशन जरूर चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन। अब यहां ऑनलाइन स्टडी में, ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर को कैसे मिलेगा मोटिवेशन, क्योंकि जब वो टीचर मोटिवेट रहेगा तो ही वो बच्चों को मोटिवेट कर पाएगा। अगर टीचर ही डेमोरलाइज हो गया, डिमोटिवेट हो गया, तो वो ना तो पढ़ा पाएगा और ना आपको अच्छे से कुछ समझा पाएगा। तो मोटिवेशन के बिना मार्कर बोर्ड पर नहीं चलता है। ठीक है, अब वो मोटिवेशन कहां से आएगा कि भाई आप YouTube पे पढ़ रहे हो तो आपको सुविधा है, फ्री में आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट करिए, समझिए, कोई टॉपिक है उससे पूछिए, अच्छा लगा तो अच्छा कहिए, कुछ समझ नहीं आया तो उसको कहिए, कोई गलती हो गई तो उसको बताएं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तारीफ ही करो, जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट करोगे, हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन, अच्छा करने के लिए और अच्छा करने के लिए, क्योंकि टीचर सोचता है कि बच्चा पढ़ रहा है, ध्यान दे रहा है, तो उससे मिलता है मोटिवेशन की भी हमें और अच्छा करना चाहिए। तो आप कमेंट जरूर करें। आप 1 2 3 4 कमेंट हो जाते हैं, देख लेते हैं बच्चे, 400 400 300 150 ऐसे बच्चे देख लेते हैं, कमेंट आप करते नहीं, तो कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कि कोई स्टडी में आपकी ढंग से नहीं होगी। तो बिल्कुल उस तरह क्लास जैसा माहौल बनाने के लिए, जैसे आप क्लास से पूछते हो, जो क्रॉस इंटरेक्शन होना जरूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए इंटरेक्शन भी चाहिए, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए इंटरेक्शन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, इंटरेक्शन, तभी तो फोर्स लगेगा। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं लगता, फोर्स से क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन आप कैसे करेंगे, आप कमेंट करके टीचर से बात कीजिए, कुछ बताइए, कुछ बोलिए, कुछ समझिए, कुछ समझाइए, ताकि मोटिवेशन मिले और वो स्किल की पालना करते हुए अपने काम को बहुत अच्छा कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तो आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और करिए। थैंक यू।